एक ऐसा क्षण आता है जब जीवन के सारे उत्तर खो जाते हैं। हर काम पूरा होते हुए भी एक अधूरापन सा महसूस होता है। आप सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ भीतर से टूट रहा है। एखार्ट टोले की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वे एक बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति थे, गहराई से सोचने वाले और मानसिक रूप से लगातार सक्रिय। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने मन से इतनी थकान महसूस की कि वे लगभग आत्महत्या करने की सोचने लगे। और उसी अंधेरे में एक रात्रि उन्होंने अपने भीतर एक क्रांति का अनुभव किया। यह क्रांति किसी विचार से नहीं बल्कि एक सन्नाटे से आई। उन्होंने खुद से पूछा, मैं खुद से इतना परेशान क्यों हूं? और इसी सवाल ने उनके भीतर एक दरवाजा खोल दिया। उस रात कुछ टूटा और साथ ही कुछ जागा। एखार्ट ने महसूस किया कि वह एक सोचने वाला मन नहीं है, वे उससे अलग हैं जो उस मन को देख सकता है। यह उनके जीवन का पहला अनुभव था अब नाव में जीने का। और यहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो केवल एखार्ट की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की हो सकती है जो भीतर के शोर से थक चुके हैं और सच्चे मौन को जानना चाहते हैं। पहले पाठ में एखार्ट बताते हैं कि हम सभी अपने जीवन में एक मानसिक शोर से घिरे हुए हैं। यह शोर हमारा मन पैदा करता है, लगातार सोचता हुआ, विश्लेषण करता हुआ, तुलना करता हुआ। और हम उसमें इतने उलझ जाते हैं कि हमें यह भी समझ नहीं आता कि हमने खुद को खो दिया है। हर इंसान अपनी कहानी में इतना डूबा होता है कि वह उस कहानी को ही सच मान बैठता है। लेकिन एखार्ट कहते हैं, तुम वो कहानी नहीं हो, तुम वो हो जो उस कहानी को देख सकता है। अब की शक्ति यानी द पावर ऑफ नाउ इस बात पर आधारित है कि सच्चा जीवन केवल इस क्षण में होता है, ना तो बीते कल में और ना ही आने वाले कल में। लेकिन हम सब ने अपने मन को समय के गुलाम बना लिया है। हम या तो अपने बीते अफसोसों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में घिरे रहते हैं, और इसी कारण हम अभी को जीने की क्षमता खो चुके हैं। एखार्ट स्पष्ट करते हैं कि मन एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन अगर हम उसमें ही खो जाएं, तो वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। वह कहते हैं, ऑब्जर्व द थिंकर, यानी अपने सोचने वाले मन को देखो। यह अभ्यास हमें पहली बार खुद को अपने विचारों से अलग देखने की शक्ति देता है। जैसे ही आप अपने मन को देखने लगते हैं, आप देखेंगे कि एक अंदरूनी मौन उभरने लगा है। यह मौन ही आपकी असली उपस्थिति है। यह कोई ध्यान की स्थिति नहीं है जो केवल कुछ समय के लिए आती है। यह आपका मूल स्वरूप है, जिसे आपने सिर्फ भुला दिया था। पहले पाठ में एखार्ट यह भी बताते हैं कि अधिकतर इंसान अपने दुख को, अपनी असफलताओं को, अपने रिश्तों की उलझनों को इसलिए ढोते रहते हैं क्योंकि वे अब में जीने की कला भूल चुके हैं। जब कोई इंसान बार बार सोचता है, काश मैं ऐसा करता, काश वह वैसा कहती, काश मेरी किस्मत वैसी होती, तो वह अपने ही अतीत की कैद में जी रहा होता है। ऐसे में भले ही उसका शरीर वर्तमान में हो, लेकिन उसकी चेतना अतीत में फंसी होती है। और इसी को एखार्ट कहते हैं मानसिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम, जो हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इस मानसिक समय से बाहर निकलने का तरीका है प्रेजेंस, यानी सजगता। जब आप पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित होते हैं, जब आप अपने शरीर, अपने सांस, अपने आसपास की ध्वनियों और हलचलों को बिना किसी राय या विश्लेषण के अनुभव करते हैं, तो आप अब में प्रवेश कर चुके होते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है जो शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हैं, यह आपकी जीवन शैली बनने लगता है। एखार्ट उदाहरण देते हैं, जब आप कोई फल खा रहे होते हैं, तो क्या आप उसका स्वाद पूरी तरह महसूस करते हैं, या खाते वक्त भी आप कुछ और सोच रहे होते हैं? जब आप टहल रहे होते हैं, तो क्या आपके कदम जमीन से टकरा रहे हैं, इसका एहसास है, या आप किसी और दुनिया में खोए होते हैं? ये छोटे छोटे अनुभव ही हमें अब में वापस लाते हैं। इस पाठ का सार यही है, तुम अपने मन नहीं हो, तुम वो हो जो अपने मन को देख सकता है। और यही देखना जागरूकता की पहली सीढ़ी है। इस पहले पाठ ने हमें यह समझा दिया कि सच्चा जीवन केवल अब में घटता है, और जब हम यह देखना शुरू करते हैं कि हमारे विचार क्या कर रहे हैं, तभी हम खुद से जुड़ना शुरू करते हैं। यही जागरूकता हमें एक नए जीवन की ओर ले जाती है। हमारे भीतर सिर्फ मांस और हड्डियों का शरीर नहीं है, बल्कि एक और शरीर होता है, एक ऊर्जा शरीर, जो हमारे अतीत के सारे दुख, चोट, अपमान, अस्वीकृति और भावनात्मक पीड़ा को जमा करके रखता है। एखार्ट टोले इसे कहते हैं पेन बॉडी, यानी दर्द का शरीर। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का वास्तविक अनुभव है
जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक गहरी उदासी, गुस्सा या खालीपन महसूस किया है। जब कोई अंदर से टूट जाता है पर यह समझ नहीं पाता कि क्यों, तो अक्सर इसका कारण यही पेन बॉडी होता है। पेन बॉडी कोई भूतकाल की बात नहीं है, यह आज भी हमारे भीतर सक्रिय रहता है और समय समय पर उभर कर हमारे जीवन को संचालित करने लगता है। इसका सबसे बड़ा हथियार है अनजाने में जीना, यानी जब हम वर्तमान से कटे होते हैं और मन की लहरों में बह रहे होते हैं, तब यह दर्द का शरीर हमारी ऊर्जा को खींचना शुरू कर देता है। यह हमें दुख में डुबोता है, पुराने जख्मों को फिर से कुरेदता है और एक आंतरिक संघर्ष पैदा करता है बिना किसी बाहरी वजह के। पेन बॉडी तब और अधिक सक्रिय हो जाता है जब आप वर्तमान में नहीं होते, जब आप जीवन को केवल दिमाग के माध्यम से विचारों के स्तर पर जी रहे होते हैं। एकार्ट कहते हैं कि पेन बॉडी को नकारात्मक विचारों की ऊर्जा चाहिए होती है, जैसे डर, गुस्सा, अपराध बोध, ईर्ष्या, खुद से नफरत। जब आप इनमें उलझते हैं तो पेन बॉडी को भोजन मिलता है और वह और शक्तिशाली हो जाता है। यही कारण है कि कई बार हम बिना किसी कारण के चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी से झगड़ा कर बैठते हैं या अचानक खुद से ही नफरत करने लगते हैं। ये सब पेन बॉडी की हरकत होती है। अब सवाल उठता है, पेन बॉडी को पहचाना कैसे जाए? एकार्ट बताते हैं कि जब भी आप अपने भीतर भावनात्मक अशांति महसूस करें, गुस्सा, उदासी, निराशा या घबराहट, और उसकी कोई ठोस तात्कालिक वजह न हो, तो रुक जाइए। इसे दबाइए मत, न ही इससे डरिए। बस देखिए कि यह क्या है। पेन बॉडी को देखना उसे खत्म करने की दिशा में पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। जब आप सजग होकर अपने भीतर इस दर्द की हलचल को देख पाते हैं, तो आप उससे अलग हो जाते हैं और यह अलगाव ही पहला उपचार है। पेन बॉडी का अस्तित्व अज्ञानता और असजगता में है। जब आप उसे पहचानते हैं, जब आप कहते हैं यह मैं नहीं हूं, यह मेरे भीतर उठा हुआ एक पुराना दर्द है, तब वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। लेकिन याद रखिए, यह कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है। पेन बॉडी कई सालों से आपके भीतर जमा हो रहा होता है, इसलिए उसे मिटने में समय लगेगा। लेकिन हर बार जब आप उसे बिना प्रतिक्रिया के, बिना कहानी के बस देख लेते हैं, वह थोड़ा और हल्का हो जाता है। एकार्ट यह भी बताते हैं कि पेन बॉडी न केवल व्यक्तिगत होता है, बल्कि यह सामूहिक, कलेक्टिव भी हो सकता है। जैसे समाजों, समुदायों और देशों के बीच जो सदियों का गुस्सा, घृणा और दर्द जमा होता है, वह भी एक सामूहिक पेन बॉडी बनाता है। और जब हम उसमें डूब जाते हैं तो हिंसा, युद्ध और कट्टरता जन्म लेती है। इस तरह पेन बॉडी केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरी मानवता की समस्या है। पेन बॉडी का एक और विशिष्ट रूप है, यह अक्सर रिश्तों में सक्रिय होता है। जब दो लोग जिनके अपने अपने अंदर अधूरे जख्म हैं साथ आते हैं, तो उनके पेन बॉडीज आपस में टकरा सकते हैं। एक छोटी सी बात अचानक बड़ा विवाद बन जाती है, क्योंकि वह केवल उस क्षण की बात नहीं होती, वह अतीत की सारी दबाई हुई भावनाओं का विस्फोट होती है। एकार्ट यहाँ हमें चेताते हैं कि जब आप रिश्ते में किसी के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया करते हैं, तो उस क्षण खुद से पूछिए, क्या यह मेरी सजग प्रतिक्रिया है या पेन बॉडी का विस्फोट? इसलिए पहला अभ्यास यह होना चाहिए कि पेन बॉडी को जागरूकता की रोशनी में लाया जाए। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे दबा दें, बल्कि यह कि जब वह उभरे तो आप पूरी सजगता से उसे देखें, महसूस करें, लेकिन उसमें खोए नहीं। उदाहरण के लिए, जब आप दुख महसूस करें तो खुद से कहें, अभी मेरे भीतर कुछ सक्रिय हो रहा है, मैं इसे देख रहा हूं। और जैसे जैसे आप इसे देखना शुरू करते हैं, उसके ऊपर आपकी पकड़ नहीं रहती, बल्कि उसकी पकड़ आप पर ढीली होने लगती है। पेन बॉडी को देखना कोई मानसिक विश्लेषण नहीं है, यह सिर्फ शुद्ध उपस्थित रहने का अनुभव है। कोई विचार नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ भीतर उठती उस ऊर्जा को साक्षी भाव से देखना। एकार्ट इसे प्रेजेंस कहते हैं, यानी वर्तमान की पूरी सजगता। यही प्रेजेंस, वही अब की शक्ति इस दर्द के शरीर को धीरे धीरे कमजोर करने लगती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि पेन बॉडी कोई शत्रु नहीं है जिसे मारना है। वह सिर्फ एक अधूरा हिस्सा है जो आपके प्रेम, आपकी जागरूकता और आपकी स्वीकृति का भूखा है। जब आप उसे नकारते हैं, वह लड़ता है, लेकिन जब आप उसे देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, वह बदलने लगता है। यही है आंतरिक मुक्ति की शुरुआत। दर्द, चाहे जितना भी पुराना क्यों न हो, अगर उसकी पहचान कर ली जाए और उसे बिना डर के स्वीकार लिया जाए, तो वह आपका मार्गदर्शन बन सकता है। पेन बॉडी को पहचानना, उसके साथ बैठना
और उसकी शक्ति को घटाना आपके अंदर एक नया मौन और नई स्पष्टता जगाता है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि हम अपने विचार हैं, अपनी यादें हैं, अपने अनुभव हैं, अपने नाम, पद, जाति, धर्म, रिश्ते और भूमिका हैं। लेकिन एखार्ट टोले इस बात को पूरी तरह चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, जो कुछ भी तुम सोच सकते हो, जो कुछ भी समय के साथ बदलता है, वह तुम नहीं हो। ईगो वह नकली मैं है जिसे हम सच मान बैठे हैं। ईगो असल में एक मानसिक छवि होती है जो खुद को बनाए रखने के लिए हमेशा भूतकाल और भविष्य पर निर्भर करती है। ईगो आपकी असली चेतना नहीं है, यह एक मानसिक संरचना है, विचारों, धारणाओं, उपलब्धियों, असफलताओं और सामाजिक पहचान से बनी हुई एक कहानी जो बार बार खुद को दोहराती है और कहती है, मैं यही हूं। जैसे, मैं डॉक्टर हूं, मैं एक असफल प्रेमी हूं, मैं अमीर हूं, मैं अपमानित हूं, मुझे किसी ने धोखा दिया था। ये सब ईगो की कहानियां हैं जो हमें यह विश्वास दिला देती हैं कि हम वही हैं जो हमारे साथ हुआ है। ईगो का मूल स्वभाव अलगाव है। यह हमें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ या हीन महसूस कराता है। ईगो हमें तुलना में जीने को मजबूर करता है। मैं उससे बेहतर हूं, वो मुझसे सुंदर है, मेरे पास कम है, मैं अधिक जानता हूं। और इसी तुलना में ईगो अपनी पहचान को टिकाए रखता है। ईगो का अस्तित्व तभी तक है जब तक हम अब में नहीं होते, बल्कि अपने मन की बनाई हुई छवियों में उलझे रहते हैं। एखार्ट टोले बताते हैं कि ईगो हमेशा या तो अतीत की कहानी में जीता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे यह नुकसान हुआ था, या फिर भविष्य की उम्मीद में, एक दिन मैं यह बनूंगा, मुझे यह चाहिए, मुझे अभी नहीं, बाद में शांति मिलेगी। यही कारण है कि ईगो को वर्तमान से डर लगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, वहां केवल होना होता है। और ईगो को होने से डर लगता है, क्योंकि वहां उसका कोई अस्तित्व नहीं। ईगो को पहचानना भी उतना ही कठिन होता है जितना पेन बॉडी को, क्योंकि ईगो ज्यादातर आपकी ही आवाज में बोलता है। जब भी आप खुद से कहते हैं, मुझे यह काम करना चाहिए था, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे दुनिया समझ नहीं पाई, तो ध्यान दीजिए, वह आप नहीं बोल रहे हैं, वह ईगो बोल रहा है। और जब तक आप यह फर्क नहीं पहचानेंगे, ईगो चुपचाप आपके जीवन को संचालित करता रहेगा। ईगो को पहचानने का सबसे पहला संकेत है प्रतिरोध, यानी अंदर से ना स्वीकार करने की भावना। जब भी जीवन जैसा है उसे आप स्वीकार नहीं कर पाते, तो ईगो सक्रिय है। वह हमेशा चाहता है कि चीजें उसके अनुसार हों, उसकी योजना के अनुसार। और जब ऐसा नहीं होता, तो वह दुखी होता है, गुस्सा करता है और फिर से कहानी बनाता है, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे नजरअंदाज किया गया, ये दुनिया मेरे खिलाफ है। लेकिन एखार्ट कहते हैं, जीवन कभी आपके खिलाफ नहीं होता, ईगो होता है। ईगो के भ्रम को तोड़ने का तरीका है साक्षी भाव से देखना। जब आप खुद को पकड़ते हैं, किसी बात पर बुरा महसूस करते हुए, खुद को श्रेष्ठ या हीन आंकते हुए, किसी से लड़ते हुए, तो बस रुकिए और देखिए, क्या ये मेरी वास्तविक चेतना है या ईगो की प्रतिक्रिया थे। और जैसे ही आप देख लेते हैं, ईगो की पकड़ कमजोर होने लगती है, क्योंकि ईगो भी पेन बॉडी की तरह अनजानेपन में पलता है। जैसे ही आप सजग हो जाते हैं, जैसे ही आप उसे देखते हैं, वह छाया की तरह मिटने लगता है। ईगो को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे देखकर पार जरूर जाया जा सकता है। और उस पार है प्रेजेंस, वह मौन जागरूकता जो न अतीत से बंधी है, न भविष्य से, न किसी भूमिका से और न किसी विचार से। वह केवल अब में रहती है। जब आप इस प्रेजेंस में होते हैं, तो आप किसी पहचान की जरूरत नहीं महसूस करते, क्योंकि आप जान जाते हैं कि आप जो हैं वह नामों, भूमिकाओं और विचारों से कहीं अधिक गहरा है। एखार्ट कहते हैं, यू आर नॉट द वॉइस इन योर हेड, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड इट। देख, जब आप इस वाक्य को अनुभव की गहराई में समझ लेते हैं, तब आप ईगो से आजाद हो जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है आंतरिक शांति की सच्ची शुरुआत। ईगो वह मुखौटा है जिसे हमने पहन लिया है, यह सोचकर कि यही असली चेहरा है। लेकिन जैसे जैसे आप जागरूक होते हैं, उस मुखौटे की परतें गिरने लगती हैं और आप पहली बार अपने सत्य से मिलते हैं, उस मौन उपस्थिति से जो हमेशा आपके साथ थी, लेकिन ईगो के शोर में खो गई थी। अब तक हमने समझा कि कैसे हमारा मन, पेन बॉडी और ईगो हमें अब से काटकर एक भ्रमित जीवन की ओर ले जाते हैं।
लेकिन अब समय है एक सवाल पूछने का। तो समाधान क्या है? कैसे इस अराजकता से बाहर आया जाए? एकहार्ट टोले इसके उत्तर में एक शब्द देते हैं, प्रेजेंस, यानी पूर्ण जागरूकता, पूरी उपस्थिति। यही है वह अंतरिक्ष जहां से जीवन असल में शुरू होता है। प्रेजेंस कोई दार्शनिक विचार नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है जो सिर्फ ध्यान के समय किया जाए। प्रेजेंस जीवन जीने की वह विधि है जिसमें आप इस क्षण के साथ पूरी तरह रहते हैं। न अतीत की कहानियां, न भविष्य की कल्पनाएं, बस जो है जैसा है उसे स्वीकार कर लेना और उसमें पूरी तरह उपस्थित हो जाना। एकहार्ट बताते हैं कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि शांति जीवन के बाहर से आएगी, किसी उपलब्धि से, किसी रिश्ते से, किसी मंजिल से। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति केवल तब आती है जब हम भीतर मौन होते हैं, और यह मौन केवल तब आता है जब हम पूरी तरह से अब में रहते हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह अपनाते हैं तो एक आंतरिक स्पेस बनता है जहां विचार शांत हो जाते हैं और आप सिर्फ होते हैं। इस प्रेजेंस को लाना शुरू करना मुश्किल नहीं है। शुरुआत छोटी चीजों से होती है। जैसे जब आप चाय पी रहे हों तो केवल चाय पीजिए, उसका स्वाद, उसका ताप, उसका स्पर्श, सब कुछ महसूस कीजिए। जब आप चल रहे हों तो अपने पैरों की गति पर ध्यान दीजिए, हवा की ठंडक, जमीन का स्पर्श, ये सब अब की ओर खींचने वाले अनुभव हैं। एकहार्ट कहते हैं, wherever you are, be there totally। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, क्या हम लगातार प्रेजेंट में रह सकते हैं? ये उत्तर है नहीं। शुरुआत में यह मुश्किल है। मन बार बार आपको भटकाएगा। आप सोचेंगे, भविष्य की योजना बनाएंगे, बीते कल पर अफसोस करेंगे। लेकिन जैसे ही आप खुद को उस सोच में डूबा हुआ पकड़े, बस रुक जाइए और धीरे से वर्तमान में लौट आइए। यह लौटना ही प्रेजेंस का अभ्यास है। प्रेजेंस का अभ्यास शुरू में बाहरी दिखने वाले छोटे अनुभवों से होता है, लेकिन इसके प्रभाव गहराई में जाते हैं। जैसे जैसे आप यह करने लगते हैं, आप देखेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं धीमी हो गई हैं। अब आप तुरंत गुस्सा नहीं होते। अब आप हर बात को निजी तौर पर नहीं लेते, क्योंकि अब आप हर क्षण में देख रहे होते हैं, बिना राय बनाए, बिना प्रतिक्रिया के। और यह देखना ही जीवन में संतुलन लाता है। एकहार्ट प्रेजेंस को एक अंतरिक्ष की तरह समझाते हैं, एक खाली स्थान जो सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए है, पर उससे चिपका नहीं है। जैसे आकाश बादलों को अपने भीतर रखता है, पर खुद कभी बादल नहीं बनता, वैसे ही जब आप प्रेजेंस में होते हैं तो आप अपने विचारों, भावनाओं, घटनाओं को देख सकते हैं, पर उनसे एक दूरी बनाए रखते हैं। वे आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप अडिग रहते हैं। आप देखेंगे कि जब आप अब में होते हैं तो समय की धारणा बदल जाती है। घड़ी चल रही होती है, लेकिन आपका मन नहीं दौड़ रहा होता। समय अब केवल एक कार्यात्मक आवश्यकता रह जाता है, जैसे ट्रेन पकड़ने या मीटिंग में पहुंचने का माध्यम। लेकिन मानसिक स्तर पर आप समय से आजाद हो जाते हैं, और यही आजादी ही असली आनंद है। प्रेजेंस केवल सुखद पलों में नहीं आती, यह तो दुख और संघर्ष के क्षणों में भी सबसे अधिक जरूरी होती है। जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं और आप उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, न भागते हैं, न शिकायत करते हैं, तो एक आंतरिक शक्ति उभरती है। एकहार्ट इसे कहते हैं सरेंडर, यानी समर्पण। यह हार नहीं है, यह जीवन को गहराई से अपनाने का मार्ग है। एक अत्यंत सुंदर वाक्य किताब में आता है, एक्सेप्ट देन एक्ट, यानी पहले जो कुछ है उसे पूरी तरह स्वीकार करो, फिर उसी प्रेजेंस से कार्य करो। तब आपके कर्म प्रतिक्रिया नहीं होंगे, बल्कि जागरूक निर्णय बनेंगे। प्रेजेंस का यह गुण जीवन को नई दिशा देता है। इस प्रेजेंस के साथ आप जीवन में हर रोज के साधारण कार्यों को भी पवित्र अनुभव में बदल सकते हैं, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, चलना, बातचीत करना। जब यह सब जागरूकता से किया जाता है तो ये कार्य केवल काम नहीं रहते, ये ध्यान बन जाते हैं। एकहार्ट कहते हैं, प्रेजेंस इज द की, द नाउ इज द डोर। वे और यह दरवाजा हर क्षण आपके सामने खुला है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अभी इस दरवाजे के पास हैं? प्रेजेंस कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। यह हर क्षण में लौटने की क्रिया है, और हर बार जब आप लौटते हैं तो आप अपने असली स्वरूप से एक कदम और करीब हो जाते हैं। यही है अभी और यहीं की शक्ति, जीवन को उसी रूप में देखना जैसा वह इस पल में है। ज्यादातर लोगों का जीवन केवल सोचने की एक प्रक्रिया बन चुका है। सुबह उठते ही दिमाग दौड़ने लगता है, आज क्या करना है, कल क्या रह गया, भविष्य कैसा होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। यह निरंतर दौड़ हमें कभी रुकने नहीं देती। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख सकता है। और जैसे ही तुम यह देखना शुरू करते हो, तुम्हारी चेतना नींद से जागने लगती है। 5वें पाठ की शुरुआत एक साधारण लेकिन बेहद गहरे वाक्य से होती है,
अवेयरनेस इज द पावर दैट इज कंसील्ड विद इन द प्रेजेंट मोमेंट। यानी सजगता ही वह शक्ति है जो इस पल में छिपी हुई है। जब आप अभी में रहते हैं तो आप केवल वर्तमान को महसूस नहीं करते, आप खुद को उस अनुभव में पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, और यही समर्पण आपकी चेतना को बदल देता है। यह जागृति किसी विशेष अनुभव से नहीं आती, न ही किसी आश्चर्यजनक चमत्कार से। यह धीरे धीरे होती है। हर बार जब आप अपने भीतर उठते विचारों को बिना जज किए देख लेते हैं, हर बार जब आप उस दर्द को स्वीकार कर लेते हैं जो बिना बुलाए आता है, हर बार जब आप किसी परिस्थिति का प्रतिरोध छोड़ देते हैं, आप जाग रहे होते हैं। एकार्ट यह भी कहते हैं कि जागरूकता और सोच साथ साथ नहीं चल सकते। यानी जब आप पूरी तरह सजग होते हैं तो सोच रुक जाती है। उस समय आप सिर्फ होते हैं, जैसे पेड़ बस खड़ा होता है, नदी बस बहती है, हवा बस बहती है। उसमें कोई प्रयास नहीं होता, कोई मानसिक हलचल नहीं होती। उस क्षण आप अपने वास्तविक स्वरूप प्योर बीइंग में होते हैं। वही बीइंग जो विचारों से परे है, जो हमेशा था और जो हमेशा रहेगा। इस पाठ में एक गहरा सवाल उठता है, क्या मैं अपनी चेतना को जागने में मदद कर सकता हूँ? और जवाब है हाँ, लेकिन वह मदद किसी प्रयास से नहीं आती, वह केवल ध्यान देने से आती है। जब आप सांस लेते हैं और सांस को महसूस करते हैं, जब आप किसी फूल को देखते हैं और उसमें पूरी तरह खो जाते हैं, बिना नाम दिए, बिना सोचे, तो आप प्रेजेंस में होते हैं, और हर ऐसा क्षण आपकी चेतना को और अधिक गहरा करता है। एकार्ट यह भी बताते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि जागना यानी हमेशा आनंदित रहना, लेकिन सच्चाई यह है कि जागृति का अर्थ है पूरी तरह से हर अनुभव के प्रति सजग होना, चाहे वह सुखद हो या दुखद। इसका मतलब है जीवन को उसके संपूर्ण रूप में देखना, स्वीकारना और उसमें उपस्थित रहना। जागृति का अर्थ है हर क्षण यह जानना कि मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। ईगो और पेन बॉडी का सबसे बड़ा डर यही होता है कि आप जाग जाएं, क्योंकि जैसे ही आप सजग होते हैं उनका नियंत्रण खत्म होने लगता है। वे आपका शोषण केवल तब तक कर सकते हैं जब तक आप अनजाने में जी रहे होते हैं, लेकिन एक बार जब आप प्रेजेंस में जीने लगते हैं तो आपकी चेतना एक नई रोशनी में जलने लगती है। ऐसी रोशनी जो न कोई नाम मांगती है, न स्थिति, न उपलब्धि, बस होने की अनुमति। एकार्ट एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, यू फाइंड गॉड द मोमेंट यू रियलाइज यू डोंट नीड टू सीक। वो जब आप अपनी चेतना में जाग जाते हैं तो आपको किसी उच्च लक्ष्य की तलाश नहीं करनी होती। तब आप समझ जाते हैं कि अभी का क्षण ही वह द्वार है जिसके पार शांति, प्रेम और ईश्वर है। तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक प्रवाह बन जाता है। इस पाठ में हमें यह भी सिखाया जाता है कि यह जागृति कोई एक बार का अनुभव नहीं है, यह एक निरंतरता है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही प्रेजेंस बहती है। हर बार जब आप सजग हो जाते हैं, अपने विचारों से एक कदम पीछे हटकर उन्हें देख लेते हैं, उस क्षण आपकी चेतना और विशाल हो जाती है। यही है वह सच्चा परिवर्तन जो बाहर नहीं, भीतर घटता है। जागृति का अर्थ यह नहीं कि जीवन से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि आप समस्याओं से ऊपर उठकर उन्हें जागरूकता की दृष्टि से देख पाएंगे, और जैसे ही दृष्टि बदलती है, अनुभव बदलता है। प्रेजेंस ही वह आंख है जिससे आप पहली बार जीवन को जैसा वह है वैसे देख पाते हैं, बिना डर, बिना कहानी, बिना प्रतिरोध। जीवन ठहरा नहीं है, वह चल रहा है हर क्षण। ऑफिस, परिवार, स्वास्थ्य, पैसे की चिंता, रिश्तों की उलझन, भविष्य की योजना, ये सब जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन एकार्ट टोले कहते हैं कि इन सबको जीने का दो तरीका है। पहला पुराने तरीके से, तनाव, चिंता और भागदौड़ के साथ, और दूसरा जागरूकता के साथ, प्रेजेंस के साथ, जहां कार्य होता है लेकिन तनाव नहीं। जब आप जागरूक होते हैं तो आप जीवन की चुनौतियों से बचते नहीं, बल्कि आप उनका सामना अधिक स्पष्टता और संतुलन से करते हैं। आप निर्णय लेते हैं, लेकिन वह निर्णय भीतर की शांति से आता है, न कि डर या जल्दबाजी से। एकार्ट समझाते हैं कि जागरूकता कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, यह तो भीतर की वह गहराई है जिससे बाहर की सारी गतिविधियां संचालित हो सकती हैं, बिना आपको तोड़े। ईगो का तरीका है, करो ताकि कुछ बन सको। प्रेजेंस का तरीका है, करो क्योंकि करना अभी आवश्यक है। जब कोई कार्य आता है तो पुराना मन तुरंत सोचता है, क्या मैं इसे ठीक से कर पाऊंगा? अगर गलती हो गई तो मुझे क्या मिलेगा इसके बदले? ये सब सोच प्रक्रिया आपको कार्य से डिस्कनेक्ट कर देती है। आप शरीर से तो कार्य कर रहे होते हैं,
लेकिन मन कहीं और होता है। यही कारण है कि काम बोझ बन जाता है। लेकिन जब आप जागरूकता से काम करते हैं तो आप कार्य के साथ पूरी तरह उपस्थित रहते हैं। आप उसे पूरे मन, तन और आत्मा से करते हैं, बिना नतीजे की चिंता के। तब हर काम ध्यान बन जाता है और हर कर्म शुद्ध ऊर्जा। एकार्ट कहते हैं, स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय बीइंग हियर बट वांटिंग टू बी देयर। यानी तनाव तब पैदा होता है जब आप इस क्षण में होते हुए भी अपने मन से किसी और क्षण में होते हैं। जब आप बर्तन धो रहे होते हैं लेकिन सोच रहे होते हैं कि कल मीटिंग में क्या होगा, तो न तो बर्तन अच्छे से धोते हैं, न कल की चिंता मिटती है। लेकिन अगर आप उसी बर्तन धोने को पूजा की तरह कर लें तो वह साधारण कार्य भी आपको शुद्ध मौन का अनुभव दे सकता है। इस पाठ में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, इनर पर्पस वर्सेस आउटर पर्पस। हम सबका कोई ना कोई बाहरी उद्देश्य होता है, जैसे नौकरी करना, परिवार चलाना, कुछ बनना। लेकिन एकार्ट कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपना आंतरिक उद्देश्य जानना होगा, और वह है इस क्षण में पूरी तरह जागना। जब आप भीतर से जागे हुए होते हैं तो आप जो भी बाहरी कार्य करते हैं वह अधिक प्रभावी, सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। प्रेजेंस का अभ्यास व्यावहारिक कार्यों में कैसे हो? एकार्ट कुछ सरल सुझाव देते हैं। जब कोई कार्य करें तो रुककर एक गहरी सांस लें, इससे आप अभी में लौट आएंगे। माइंडफुलनेस लाएं, जैसे चलना, खाना, बोलना, सुनना, सब कुछ महसूस करके करें। एक समय में एक ही कार्य करें। मल्टीटास्किंग आपको प्रेजेंट से दूर कर देती है। कभी कभी बिना किसी कार्य के सिर्फ बैठें और सांसों को महसूस करें, यह मन को फिर से मौन में लाता है। जब आप कोई निर्णय लें तो खुद से पूछें, क्या यह निर्णय डर से आ रहा है या प्रेजेंस से? अगर उत्तर डर है, रुकिए, खुद को मौन में लाइए, और जब उत्तर शांति से आए तब निर्णय लीजिए। प्रेजेंस के साथ लिया गया निर्णय हमेशा हल्का लगता है, उसमें कोई टकराव नहीं होता। चाहे परिस्थिति कठिन हो, लेकिन आप भीतर से स्थिर रहते हैं। आप काम को कर रहे होते हैं लेकिन काम आपको कर नहीं रहा होता। एकार्ट यह भी बताते हैं कि जब आप इस प्रकार के जागरूक कर्म में लिप्त होते हैं तो यूनिवर्स खुद आपकी सहायता करने लगता है। वह आपको ऐसे अवसर, ऐसे लोग और ऐसी परिस्थितियां देता है जो आपकी प्रेजेंस के अनुरूप होती हैं। क्योंकि अब आप जैसे हैं वैसे जीवन को स्वीकार करते हैं, तो जीवन भी आपको वैसे ही स्वीकारने लगता है। यह पाठ एक चुपचाप मगर क्रांतिकारी बात कहता है, When you become present, your doing becomes effortless। यानी जब आप जागरूक होते हैं तो आपका करना मेहनत नहीं, प्रवाह बन जाता है। जागरूकता और कर्म में संतुलन लाना ही असली कर्म योग है। यह कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि एक नया जीवन दृष्टिकोण है, जहां आप कर्म तो करते हैं लेकिन भीतर से शांत, गहरे और पूर्ण रहते हैं। प्रेजेंस अब आपके जीवन की शक्ति बन जाती है, शोर में भी मौन की तरह। जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो आप हर ओर आकार, रंग, वस्तुएं और आवाजें पाते हैं। लेकिन एकार्ट कहते हैं, यह सब कुछ जो आप देख रहे हैं वह केवल रूप है। असली जीवन, असली शक्ति वहां नहीं है। वह तो उस रूपों के बीच की जगह में है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस की जा सकती है। जैसे जब आप किसी कमरे में हों तो आपकी नज़र दीवारों, पंखों, टेबल, कुर्सी पर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि उस कमरे की सबसे ज़रूरी चीज़ वो खाली जगह है जिसमें ये सब चीज़ें हैं? अगर वह जगह ना हो तो कोई टेबल रखी जा सकती है क्या? यही उदाहरण हमारे भीतर भी लागू होता है। हमारे विचार, भावनाएं, पहचाने, ये सब आकार हैं। लेकिन एकार्ट कहते हैं, तुम आकार नहीं हो, तुम वह खाली जगह हो जिसमें ये सब घटता है। इस पाठ में वह हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की उस मौन जगह को छू सकते हैं जो हमेशा थी, है और रहेगी। यह जगह कोई भौतिक खालीपन नहीं है, यह एक जीवंत मौन है। एक ऐसा मौन जो शांति देता है, स्पष्टता देता है और ऐसा भाव कि मैं जो हूं वह इस संसार से परे है। जब आप पहली बार अपने भीतर के इस मौन को महसूस करते हैं तो यह एक बहुत कोमल लेकिन शक्तिशाली अनुभव होता है, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो आपके और इस अस्तित्व के बीच। एकार्ट कहते हैं कि यह वही क्षण होता है जब आप दुनिया की चकाचौंध से हटकर अपनी आत्मा की रोशनी में प्रवेश करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इस इनर स्पेस को हमेशा महसूस किया जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए अभ्यास नहीं, विनम्र ध्यान चाहिए। यह ध्यान कोई कठोर प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक नरम जागरूकता है। जैसे जब आप किसी की बात सुन रहे हों तो सिर्फ शब्दों पर नहीं, उन शब्दों के बीच की खामोशी पर भी ध्यान दें। जब कोई विचार आए तो उसके साथ न जाएं, बल्कि देखें कि वह विचार कहाँ से उभरा।
उस जगह में रुकिए, वही मौन है। जब आप अकेले हों तो उस अकेलेपन को महसूस करें, उसे किसी और से भरने की कोशिश मत कीजिए। अकेलापन नहीं, वह तो अंतरिक्ष है, आपका आत्मिक घर। एखार्ट इसे अलर्ट स्टिलनेस कहते हैं, एक ऐसा मौन जो सुस्त नहीं है बल्कि जागरूक, सतर्क और जीवंत है। यह वह जगह है जहां आप सिर्फ होते हैं, कुछ बनने की जरूरत नहीं होती। इस मौन का अनुभव धीरे धीरे आपकी पहचान को बदल देता है। पहले आप सोचते थे कि आप अपने विचार हैं, अपनी कहानी है। अब आप जानते हैं कि आप वह देखने वाला हैं जो उस कहानी को देखता है। आप विचारों से परे चले जाते हैं और वही पहला कदम है जागने की ओर। एखार्ट कहते हैं कि जितनी बार आप इस इनर स्पेस में प्रवेश करते हैं, उतनी बार आप जीवन के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ छीन ले, कोई न समझे, तो भी भीतर से एक मौन आवाज आती है, सब ठीक है, मैं ठीक हूं। मैं वो नहीं जो ये अनुभव कर रहा है, मैं वो हूं जिसमें ये अनुभव घट रहा है। यहां एक और सुंदर उदाहरण आता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा रहता है। वैसे ही आपकी चेतना उस इनर स्पेस जैसी है, और विचार, भावनाएं, घटनाएं, ये सब बादलों जैसे। आप अगर खुद को बादल मान लेंगे तो हर तूफान आपको उड़ा ले जाएगा, लेकिन अगर आप जान लें कि आप आकाश हैं तो तूफान भी आपको छू नहीं सकता। इस पाठ का सार यह है, अपने भीतर की उस मौन, खाली मगर गूंजती हुई जगह को पहचानना और उसमें स्थिर रहना। यही वह जगह है जहां से सच्चा प्रेम, सच्ची करुणा और सच्ची समझ जन्म लेती है। वहां कोई ईगो नहीं होता, कोई कहानी नहीं, कोई दुख नहीं, बस एक मौन उपस्थिति होती है जो कहती है, मैं हूं। इस संसार की हर चीज बदलती है, हर रिश्ता, हर स्थिति, हर अनुभव, लेकिन जो नहीं बदलता वह है आपके भीतर की वह जगह जो सब कुछ को देखती है, महसूस करती है, लेकिन उससे अलग रहती है। वही है आपका इनर स्पेस, वही आपकी सच्ची शक्ति है। एखार्ट टोले इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन जबरदस्त वाक्य से करते हैं, Whatever you cannot enjoy right now, at least accept it। यानी अगर आप किसी चीज का आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम उसे स्वीकार तो करें। हम में से अधिकतर लोग जीवन के साथ हमेशा एक संघर्ष में रहते हैं। हम सोचते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कब सब ठीक होगा, काश चीजें मेरे हिसाब से होती। ये सब विचार लगातार हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। और एखार्ट कहते हैं, यह भीतर का प्रतिरोध ही पीड़ा का असली कारण है, न कि खुद परिस्थिति। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं, या कोई आपकी आलोचना कर रहा है, या फिर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ गया है जो आपके मन मुताबिक नहीं है, तो क्या आपको दुख इसीलिए हो रहा है? नहीं, दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उस पल को जैसा वह है वैसा स्वीकार नहीं कर पा रहे। आप उसे बदलना चाहते हैं, उसे दूर करना चाहते हैं, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। एखार्ट यहाँ एक्सेप्टेंस को आत्मसमर्पण, सरेंडर से जोड़ते हैं, लेकिन यह आत्मसमर्पण पराजय नहीं है। यह एक बुद्धिमान मौन समझदारी है जो कहती है, मैं अभी जो है उसे ही जीवन मानता हूं। मैं इसे बदलने की कोशिश बाद में कर सकता हूं, लेकिन इस क्षण में मैं इससे लड़ नहीं रहा। जब आप एक्सेप्टेंस को भीतर से महसूस करते हैं तो चमत्कार घटता है, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। अब आप स्थिति के गुलाम नहीं रहते, आप स्थिति के साक्षी बन जाते हैं। और जब आप साक्षी होते हैं तो आप उसमें अधिक स्पष्टता से काम कर सकते हैं, प्रतिक्रिया देने की जगह जागरूकता से निर्णय ले सकते हैं। यहाँ एखार्ट एक्सेप्टेंस को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 8 कार्य की स्थिति, कुछ ऐसा जो आप कर सकते हैं, तो जागरूकता से काम कीजिए, लेकिन बिना गुस्से या शिकायत के। 2 निष्क्रिय स्थिति, कुछ ऐसा जिसमें आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, तो उसे शांतिपूर्वक स्वीकार कर लीजिए। यह एक्सेप्टेंस आपको भीतर से मुक्त कर देगा। 3 खतरे की स्थिति, जहां तत्काल प्रतिक्रिया जरूरी है, तब भी पहले एक्सेप्टेंस, फिर जागरूक कार्रवाई, कभी भी अंधी प्रतिक्रिया नहीं। जब हम एक्सेप्टेंस को जीने लगते हैं तो ईगो को सबसे ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि ईगो को हमेशा चाहिए नियंत्रण, शिकायत, कहानी, पीड़ित बनना। और जब आप कहते हैं जो है वो है और मैं उसे मानता हूं, तब ईगो की शक्ति घटने लगती है और वहीं से आत्मा की शक्ति बढ़ने लगती है। एक्सेप्टेंस का यह मतलब नहीं कि आप कुछ बदल नहीं सकते, बल्कि इसका मतलब है पहले उसे गहराई से महसूस करो, देखो, समझो, फिर अगर कुछ बदलना हो तो जागरूकता से बदलो। तब बदलाव प्रतिक्रिया से नहीं, विकास से आता है। एक सुंदर वाक्य इस अध्याय में आता है,
Surrender is the simple but profound wisdom of yielding to rather than opposing the flow of life. यानी आत्मसमर्पण जीवन की धारा से लड़ने के बजाय उसमें बह जाने की एक शांत, गहरी बुद्धिमत्ता है। इस एक्सेप्टेंस में ही सच्चा हीलिंग है, क्योंकि आप जब किसी दुख को स्वीकार करते हैं, हाँ यह दर्द है और मैं इसे महसूस कर रहा हूँ, इसे देख रहा हूँ, तो वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। अब आप उससे डर नहीं रहे, न भाग रहे, आप बस उसके साथ हैं, और यही प्रेजेंस का चमत्कार है। एक्सेप्टेंस रिश्तों में भी बेहद जरूरी है। किसी को पूरी तरह समझना तभी संभव है जब आप पहले उसे स्वीकार करते हैं जैसा वह है, वरना आप सिर्फ उसकी तुलना करते रहेंगे, बदलने की कोशिश करते रहेंगे और कभी गहराई से जुड़ नहीं पाएंगे। एक्सेप्टेंस कोई मजबूरी नहीं है, यह एक आंतरिक शक्ति है जो कहती है मैं इस क्षण को पूरा स्वीकार करता हूँ, इसमें छिपी जीवन शक्ति को पहचानता हूँ और मैं अब इस क्षण से भागता नहीं हूँ। इस मौन स्वीकार्यता में ही वह बीज छुपा है जो असली परिवर्तन को जन्म देता है, न बाहर से बल्कि भीतर से। इस संसार में हर कोई किसी न किसी स्तर पर मृत्यु से डरता है। कोई अपने शरीर के नष्ट हो जाने से डरता है, कोई अपनों को खोने से, कोई अपनी पहचान मिटने से। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं मृत्यु का भय दरअसल ईगो का भय है। असली मैं यानी चेतना, आत्मा, अवेयरनेस कभी मर नहीं सकती। उन्होंने कहा मृत्यु केवल उस चीज की समाप्ति है जो तुम नहीं हो। जब हम खुद को शरीर, विचार, नाम, भूमिका, संबंध या उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं और जब जीवन इन्हें छीनने लगता है तो ईगो डरता है। लेकिन वही क्षण जब सब कुछ टूटता है, जब सारी पहचानें गिरती हैं, वहां कुछ शून्य सा अनुभव होता है। एखार्ट कहते हैं यही शून्यता ही तुम्हारी असली पहचान का पहला अनुभव हो सकता है। मृत्यु हमें बताती है कि जो चीजें नश्वर हैं, जैसे शरीर, समय, धन, रिश्ते, उन पर ही हमारी शांति आधारित नहीं हो सकती, क्योंकि वे सब एक दिन छिन जाने वाली हैं। और अगर हमारी शांति उनमें है तो वह भी अस्थायी है। लेकिन जो कभी नहीं मिटता वह है हमारी प्रेजेंस, हमारी चेतना, वह मौन जो सब कुछ के पीछे मौजूद है। एखार्ट यहाँ मृत्यु को दो हिस्सों में बांटते हैं। 1. बाहरी मृत्यु, जब शरीर या कोई प्रिय व्यक्ति इस संसार से विदा होता है। 2. आंतरिक मृत्यु, जब आप अपने भीतर किसी पहचान, किसी कहानी, किसी अतीत के हिस्से को जाने देते हैं। और एखार्ट कहते हैं असली मुक्ति दूसरी मृत्यु में है। जब आप खुद के झूठे स्वरूप को मरने देते हैं, तभी आप अपने सत्य को जी सकते हैं। उन्होंने एक अद्भुत पंक्ति कही, Death is not the opposite of life. Life has no opposite. Death is the opposite of birth. तो यानी मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं है, जीवन का कोई विरोध नहीं। मृत्यु केवल जन्म की विपरीत दिशा है, लेकिन जीवन तो शुद्ध चेतना है जो जन्म और मृत्यु दोनों को देखती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब हम अपनी मृत्युशीलता को स्वीकार करते हैं तो एक गहराई से जीने की कला जागती है। अब हम छोटी छोटी चीजों में अर्थ ढूंढने लगते हैं, सूरज की किरणों में, किसी फूल के खिलने में, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी प्रियजन के स्पर्श में, क्योंकि अब हमें एहसास होता है यह क्षण कभी लौटेगा नहीं। जब कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ मृत्यु की सच्चाई को देखता है तो उसके भीतर कुछ नया जन्म लेता है, एक ऐसी शांति जो अब किसी चीज पर निर्भर नहीं रहती। अब जीवन सिर्फ बचे रहने का संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक आभार बन जाता है कि मैं हूं, अभी हूं और यह पल ही सब कुछ है। एखार्ट यह भी बताते हैं कि बहुत से आध्यात्मिक जागरण ऐसे लोगों में हुआ है जो किसी भारी नुकसान, मृत्यु या संकट से गुजरे हैं, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है, ईगो हार मान लेता है, कहानियां खत्म हो जाती हैं और तभी भीतर की मौन उपस्थिति जागती है। यह दुखद लग सकता है, लेकिन यह मृत्यु के भीतर छिपा चमत्कार है। उन्होंने एक और गहरी बात कही, टू डाई बिफोर यू डाई एंड रियलाइज देयर इज नो डेथ। यानी अगर तुम अपनी झूठी पहचान को मरने दे सको तो तुम देखोगे कि वास्तव में कोई मृत्यु है ही नहीं। इसका अर्थ है हर दिन, हर पल कुछ न कुछ छोड़ना सीखो, अपनी पकड़ को ढीला करो, चाहे वह कोई पुरानी बात हो, कोई डर हो, कोई इच्छा हो, कोई शिकायत हो। अगर आप उसे जाने दे सकते हैं तो आप ईगो को थोड़ा थोड़ा मरने दे रहे हैं और तब आप जीवन को थोड़ा थोड़ा सच में जीने लगते हैं। मृत्यु कोई डरावना अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन के झूठे आवरणों से मुक्ति है। यह आपको उस मौन, शाश्वत और शांत स्वरूप से मिलवाती है जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं। यह वही आप है जो इस पल में जाग सकता है।
अगर आप उस मृत्यु को गले लगा सकें जो सिर्फ आपके पुराने झूठे मैं की है। पूरे जीवन हम कुछ बनने की दौड़ में लगे रहते हैं, कुछ साबित करने की कोशिश में, कुछ पाने की आशा में, कहीं पहुंचने की हड़बड़ी में। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं, जो सबसे ज्यादा खोजा जाता है वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। एनलाइटनमेंट कोई चमत्कारी घटना नहीं होती। यह न तो किसी तपस्या का अंतिम फल है, न ही कोई बाहर से मिलने वाली शक्ति। एनलाइटनमेंट एक जागरूक क्षण है। जब आप इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और फिर अचानक आप यह जान जाते हैं, मैं तो पहले से ही पूर्ण था, मैं तो पहले से ही यहां था। इस किताब में एखार्ट हमें दिखाते हैं कि एनलाइटनमेंट तब घटती है जब आप किसी अनुभव में खोए बिना उसे देख सकते हैं, किसी विचार से बंधे बिना उसे पार कर सकते हैं, किसी पहचान से चिपके बिना अपने अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। यानी एनलाइटनमेंट कोई बदलाव नहीं है, यह तो जो पहले से है उसकी याद है। जैसे कोई अपनी आंखें खोलकर पहली बार सूरज को देखे। सूरज पहले भी था, लेकिन अब दृष्टि बदल गई है। एखार्ट यह भी समझाते हैं कि एनलाइटनमेंट एक गंतव्य नहीं है। अगर आप इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आप अभी के क्षण से दूर चले जाएंगे। एनलाइटनमेंट को पाया नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है जब मन शांत होता है और भीतर की मौन उपस्थिति उभरती है। यहां एक बहुत सुंदर बात आती है, The light is too painful for someone who wants to remain in darkness। वो यानी जो अंधकार से चिपका हुआ है उसके लिए प्रकाश तकलीफ देह लग सकता है। इसका अर्थ यह है कि बहुत से लोग अपने पुराने दुख, ईगो, कहानियों से इतनी गहराई से जुड़े होते हैं कि एनलाइटनमेंट उनके लिए आसान नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप उस पकड़ को ढीला करते हैं, धीरे धीरे रोशनी आपकी तरफ बढ़ती है। एनलाइटनमेंट का सबसे बड़ा संकेत होता है गहराई से शांति। कोई भी परिस्थिति हो, भीतर एक मौन रह जाता है, एक स्थिरता, एक नोइंग। मैं ये नहीं हूं जो बदल रहा है, मैं वो हूं जो सब कुछ देख रहा है। और फिर जीवन की सबसे साधारण चीजें भी पवित्र लगने लगती हैं। हवा चल रही है, कोई बच्चा मुस्कुरा रहा है, परछाई दीवार पर पड़ रही है और आप उन्हें देख रहे हैं जैसे पहली बार, क्योंकि अब आपका अनुभव विचारों के फिल्टर से नहीं, प्रेजेंस की आंखों से हो रहा है। एखार्ट इस अध्याय के अंत में एक गहन बात कहते हैं, यू आर नॉट इन द नाउ, यू आर द नाउ। तुम अब में नहीं हो, तुम ही अब हो। यही एनलाइटनमेंट है। कोई अनुभव नहीं बचता, कोई खोज नहीं रहती, कोई प्रयास नहीं चलता, बस मौन होता है, केवल होना। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो जीवन का डर खत्म हो जाता है। आप मृत्यु से नहीं डरते, असफलता से नहीं डरते, अकेलेपन से नहीं डरते, क्योंकि अब आपको कोई पहचान बचानी नहीं होती। अब आप खुद को किसी चीज से परिभाषित नहीं करते, आप बस होते हैं। जैसे हवा बहती है, जैसे सूरज चमकता है, जैसे आकाश मौन है। द पावर ऑफ नाउ कोई किताब नहीं, एक जीवित अनुभव है। यह कोई दर्शन शास्त्र नहीं, एक सीधा मार्ग है जो आपको जीवन के शोर से खींचकर मौन के केंद्र में ले आता है। एनलाइटनमेंट कोई मंजिल नहीं, यह तो हर उस क्षण की मुस्कुराहट है जब आप खुद से नहीं भागते और जब आप हर क्षण को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, अपने विचारों, भावनाओं, शरीर, रिश्तों और परिस्थितियों को। तब आप स्वयं को ईश्वर के सबसे करीब पाते हैं। अब आप केवल जी नहीं रहे होते, आप सचमुच जाग गए होते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह की लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां और सीख आपके लिए लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी मोटिवेशनल या नॉलेज भरी वीडियो आप मिस न करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।